हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स 100/7 के ऊपर। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और उस बच्चों के लिए जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है और नेशनल इनकम से घबराता है और सोचता है कि नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाला चैप्टर है और बोर्ड्स के अंदर वेटेज भी सबसे ज़्यादा रखता है ये चैप्टर। तो अगर आप लोगों की भी यही समस्या है तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक वन स्टॉप वीडियो, जिस वीडियो के अंदर मैं पूरे के पूरे नेशनल इनकम को आप लोगों के साथ कवर करने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से नेशनल इनकम के, डेट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और अगर मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करता हूँ तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब होता क्या है सर? तो नाम से पता चलता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जहां पर इनकम आपकी सर्कुलरली क्या करती है, फ्लो करती है। लेकिन ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट जनरली होता क्या है और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि एक इकोनॉमी के अंदर चार सेक्टर्स होते हैं या फिर चार सेक्टर्स के अंदर पूरी की पूरी इकोनॉमी को बांटा जा सकता है, या फिर चार सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक इकोनॉमी के अंदर। वो सेक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेक्टर आता है हाउस होल्ड, दूसरा सेक्टर हमारे पास आता है फर्म्स, थर्ड सेक्टर हमारे पास आता है गवर्नमेंट और फोर्थ सेक्टर हमारे पास आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का रोल बेसिकली होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम से और स्टार्ट करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि हमारे पास टोटल चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। वी हैव फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पास चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं और वो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं? एक हमारे पास सबसे पहले लैंड है, एक हमारे पास दूसरा लेबर है, थर्ड फैक्टर हमारे पास कैपिटल है और फोर्थ सेक्टर हमारे पास है एंटरप्रेन्योरशिप। ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास जनरली रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि चारों के चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बिलोंग करते हैं हमारे हाउस होल्ड से, या फिर हाउस होल्ड बेसिकली इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करता है, ओन करता है। यानी कि बात करेंगे और क्लास 12th की अगर बात करें तो क्लास 12th के अंदर सिर्फ और सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी का ही कॉन्सेप्ट है। यानी कि एक ऐसी इकोनॉमी या फिर एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर दो ही सेक्टर है, एक आपके पास हाउस होल्ड है और दूसरा सेक्टर आपके पास फर्म्स है। इसके अलावा कोई तीसरा सेक्टर नहीं होगा। बस ये दो सेक्टर ही आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं और आप ये अज्यूम करेंगे कि ये दो ही सेक्टर्स एक इकोनॉमी के अंदर है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या कहता है कि जो इनकम है वो सर्कुलरली फ्लो करती रहती है एक इकोनॉमी के अंदर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये माना जाता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये हाउस होल्ड से बिलोंग करते हैं और हाउस होल्ड ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है किसे? फर्म्स को। और फर्म्स को बोलता है कि हमारे लिए इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस का यूज करके आप लोग क्या करिए, गुड्स एंड सर्विसेज बनाइए। गुड्स एंड सर्विसेज बेसिकली फिनिश गुड्स की बात की जाती है और वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस जब हाउस होल्ड्स के द्वारा दिए जाते हैं फर्म्स को तो उसको बोला जाता है फैक्टर सर्विसेज इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में। और फैक्टर सर्विसेज के बदले में फर्म्स जो है वो करती है फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड को और फाइनल गुड्स बनाती है और उन फाइनल गुड्स के लिए पेमेंट की जाती है हाउस होल्ड्स के द्वारा। किसको? आपके फर्म्स को, राइट। तो ये समझते हैं। तो बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। तो हमारे पास चार सेक्टर्स हैं, एक हाउस होल्ड है, दूसरा हमारे पास फर्म्स है जिसको कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी बोला जाता है, तीसरा हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर है और चौथा सेक्टर हमारे पास आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जहां पर आएगा वहां पर बात होगी आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की। और एक्सपोर्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से और इंपोर्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है आपके एम से। इसकी बात होती है, राइट। यहां पर देखिएगा, अगर मैं हाउस होल्ड्स की बात करता हूं तो हाउस होल्ड के अंदर कौन कौन आता है? हमारे कस्टमर्स आते हैं, हमारे इंप्लॉइज आते हैं। सेकंड, गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट के अंदर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनीज आती हैं।
फर्म्स की अगर बात की जाए तो फर्म्स के अंदर मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स आते हैं। और एक्सटर्नल सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात होने वाली है, या फिर उससे रिलेटेड बातें इसके अंदर जनरली की जाती है। अब थोड़ा सा समझते हैं और डिटेल में कि टू सेक्टर इकोनॉमी जो होती है, और यही आपका सिलेबस है तो इसी के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर एक तो आपके पास हाउस होल्ड होगा और दूसरा आपके पास प्रोड्यूसिंग सेक्टर होगा। और जब हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर ये दोनों सेक्टर्स होते हैं तो ये मिलकर बनाते हैं आपका टू सेक्टर इकोनॉमी। क्या बनाते हैं? टू सेक्टर इकोनॉमी बनाते हैं। और ये जो टू सेक्टर इकोनॉमी है, इसका जो दूसरा नाम है, इसको बोला जा सकता है क्या? प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल भी बोला जा सकता है। कैसा है? प्राइवेट क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल है। और ये क्लोज्ड और ओपन में बेसिकली फर्क क्या है? देखिए, अगर मैं मॉडल्स की बात करूं तो एक हमारे पास क्लोज्ड है और एक हमारे पास ओपन है। अगर मैं क्लोज्ड की बात करता हूं तो यानी कि यहां पर एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट की बातें नहीं हो रही हैं। और ओपन का मतलब है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों फैक्टर्स को क्या किया जाएगा? यहां पर कंसिडर किया जाएगा, दोनों को कंसिडरेशन के अंदर लिया जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या? हाउस होल्ड्स है, और दूसरा हमारे पास क्या बेटा? फर्म्स है। हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड्स के पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के तौर पर कौन कौन है? एक तो लैंड, दूसरा मैंने आपको बताया लेबर, थर्ड आपके पास है कैपिटल, और फोर्थ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके पास है एंटरप्रेन्योरशिप। क्या है आपके पास? एंटरप्रेन्योरशिप है। लैंड के बदले में आपको मिलता है रेंट, लेबर के बदले में आपको मिलती है क्या? वेजिस, कैपिटल के बदले में आपको मिलता है बेटा इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में आपको मिलता है प्रॉफिट। हाउस होल्ड ये फैक्टर सर्विसेज देते हैं किसको? फर्म्स को, और फर्म्स इनके बदले में क्या करती है? राइट, फैक्टर पेमेंट करती है किसे? हाउस होल्ड को। और फैक्टर ये कहलाती है फैक्टर इनकम किसके लिए? हाउस होल्ड्स के लिए। सेकेंड थिंग क्या है? ये हाउस होल्ड के पास जब ये फैक्टर इनकम आती है तो फर्म्स प्रोड्यूस करती है क्या बेटा? गुड्स एंड सर्विसेज, और इन गुड्स एंड सर्विसेज को दिया जाता है हाउस होल्ड्स को। और हाउस होल्ड्स क्या करता है? इन गुड्स और सर्विसेज के ऊपर क्या करता है? एक्सपेंडिचर करता है। क्या करता है? एक्सपेंडिचर करता है, खर्चा करता है। तो ये प्रोसेस इसी तरह से चलती रहती है, ये नेवर स्टॉपिंग प्रोसेस है। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर कुछ एजम्पशंस मानी जाती है, और उस एजम्पशंस को हमेशा ही कंसिडर किया जाता है। और वो एजम्पशंस क्या है, वो एजम्पशंस भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन उससे पहले, ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताऊंगा कि जब थ्री सेक्टर इकोनॉमी होगी तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर माना जाएगा कि आपका तीसरा सेक्टर आ जाता है, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, और तीसरा सेक्टर आपको देखने के लिए मिलने वाला है गवर्नमेंट सेक्टर। और जैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर आता है तो ये थ्री सेक्टर इकोनॉमी कहलाती है। और थ्री सेक्टर इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी भी इसे बोला जाता है। राइट, क्या बोला जाता है? इसे क्लोज्ड इकोनॉमी बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई? गवर्नमेंट आ गई, यहाँ पर हाउस होल्ड है, यहाँ पर क्या है? हमारे पास फर्म है। अब हाउस होल्ड क्या करता है? टैक्सेस देता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट इसके बदले में सोशल ट्रांसफर देती है, यानी कि सोशल बेनिफिट्स देती है, सोशल सर्विसेज देती है किसी हाउस होल्ड्स को। और गवर्नमेंट क्या करती है? फर्म से परचेजेस करती है गुड्स को, क्योंकि फर्म्स के द्वारा कई बार ऐसा होता है जो प्रोड्यूसिंग हाउसेज होते हैं वो गवर्नमेंट के लिए भी क्या करते हैं? गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इनसे गुड्स को क्या किया जाता है? परचेज किया जाता है, और बदले में इनसे गवर्नमेंट क्या करती है? इनसे भी टैक्स लेती है। अब यहां पर ये जो हाउस होल्ड है, ये फर्म से क्या करते हैं? गुड्स को परचेज करते हैं, और फर्म्स जो है वो हाउस होल्ड्स को क्या करते हैं? पेमेंट करती है, और वो पेमेंट वेजेस, डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रेंट के फॉर्म में होती है। जब तीनों सेक्टर इन्वॉल्व होते हैं तो तीनों सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट की वजह से आता है आपका क्लोज्ड इकोनॉमी। और फोर्थ इकोनॉमी के अंदर, यानी कि जब आपका फोर्थ सेक्टर इंक्लूड हो जाता है तो फोर्थ सेक्टर का मतलब है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और जब आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इंक्लूड होने वाला है तो वो आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? ओपन इकोनॉमी के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी? ओपन इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और ओपन इकोनॉमी का मतलब है कि सर आपका हाउस होल्ड सेक्टर तो था ही, फर्म सेक्टर था ही, गवर्नमेंट सेक्टर था ही, लेकिन उसके साथ में एक एडिशन होगा फॉरेन सेक्टर की, और फॉरेन सेक्टर से हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट करेंगे। और कई बार ऐसा भी होगा कि कई पर्सन्स, इंडिया के पर्सन्स बाहर जाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो उनके द्वारा भी पेमेंट की जाएगी, इंडिया के अंदर रेमिटेंस की जाएगी। दूसरा, जो कई पर्सन्स ऐसे हैं जो बाहर से आकर इंडिया के अंदर क्या कर रहे हैं? अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उनकी सेवाओं को भी यहाँ पर क्या किया जाता है? इंक्लूड, उनके द्वारा जो पेमेंट है जो इंक्लूड आती है या पेमेंट जाती है उनको भी इंक्लूड किया जाता है। ये टॉपिक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस तरह से बेसिकली इकोनॉमी के अंदर काम करता है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए है
टू सेक्टर इकोनॉमी, लेकिन टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हमारे लिए कुछ एजम्पशंस है और उन एजम्पशंस को हमें जनरली क्या करना पड़ता है, मानना पड़ता है। और सबसे पहले एजम्पशंस हमारे पास क्या है यहाँ पर, सबसे पहले एजम्पशंस यहाँ पर ये आती है टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल के अंदर। सबसे पहली बात वहां पर क्या होने वाली है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ही सेक्टर होंगे। पहला आपके पास हाउस होल्ड सेक्टर है और प्रोडक्शन सेक्टर है। इसका मतलब जो रेस्ट आपके दो सेक्टर्स है, यानी कि एक आपका गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा आपका हो जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आपका एक्सटर्नल सेक्टर। ये दो सेक्टर्स यहां पर नहीं है और मात्र दो ही सेक्टर्स है और इन्हीं दो ही सेक्टर्स के अकॉर्डिंग चीजों को देखा जाएगा। सेकंड क्या है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो बेसिकली ओनर है किसका, सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस का। यानी कि ये माना जाता है कि जो आपका फर्स्ट सेक्टर है यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर ओन करता है सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये चारों के चारों जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इसको ऑन किया जाता है आपके हाउस होल्ड के द्वारा। थर्ड क्या बोलता है, जो फर्म है वो क्या करती है, हायर करती है फैक्टर सर्विसेज को, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो फर्म्स के द्वारा लिए जाते हैं हाउस होल्ड से, क्या करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स और सर्विसेज की। गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को हायर किया जाता है किसके द्वारा, फर्म्स के द्वारा। चौथा क्या कहता है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो सारे के सारी इनकम और कंजम्पशन के ऊपर क्या करने वाला है, खर्च करने वाला है। यानी कि जो भी ये फैक्टर इनकम इनके पास आने वाली है, ये सारी की सारी फैक्टर इनकम जो है ये खर्च कर दी जाएगी इनके द्वारा, किसके ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एक्सपेंडिचर इसका कर दिया जाएगा, ये बात बोली जाती है। उसके बाद क्या कहता है कि जो फर्म सेक्टर है वो सेल करती है सारे के सारे प्रोडक्ट्स को हाउस होल्ड सेक्टर्स को, यानी कि जो भी चीजें प्रोड्यूस की जाएगी वो सारी की सारी चीजें बेच दी जाएगी किसको, हाउस होल्ड्स को, ये माना जाता है। और किसी भी तरह का यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर या फिर एक्सटर्नल सेक्टर का इंटरफेरेंस नहीं रहने वाला है, यानी कि कोई भी सेक्टर यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करने वाला है, वो बात यहाँ पर बोली जाती है। अब अगला पॉइंट हम लोगों ने ये समझना है, क्या समझना है सर, कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का इसका मतलब हुआ क्या सर। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब हुआ कि इट बेसिकली रेफर्स टू द अनएंडिंग फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज, कि ये जो एक्टिविटीज है, कौन सी एक्टिविटी, गुड्स को प्रोड्यूस करने की, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की ये जो एक्टिविटीज है सबसे पहली बात, और ये जो फैक्टर सर्विसेज देने की एक्टिविटीज है, ये जो फैक्टर सर्विसेज देने की एक्टिविटीज है, ये एक्टिविटीज सर्कुलरली फ्लो होती रहेगी एक इकोनॉमी के अंदर, ऐसा बोला जाता है। और ये अनएंडिंग है, ये कभी भी फ्लो जो है वो खत्म नहीं होगा। किसका, सबसे पहले प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन किसके द्वारा होगी, फर्म्स के द्वारा। इनकम जनरेशन का, इनकम जनरेट की जाएगी हाउस होल्ड्स के द्वारा, और खर्चे भी किसके द्वारा किए जाएंगे, हाउस होल्ड के द्वारा किए जाएंगे। क्यों किए जाएंगे, क्योंकि सर यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये दो सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है। तो क्या कहते हैं, इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी पर्टिकुलरली द प्रोड्यूसर्स एंड द हाउस होल्ड, इसके अंदर दो ही सेक्टर्स है, राइट। तो उन दो सेक्टर्स के अकॉर्डिंग इसी तरह से ये चीजें चलती रहेगी और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये कभी भी नहीं रुकने वाली है। यहां पर फिर निकल कर आता है कॉन्सेप्ट, और उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है। यहां पर दो टाइप के फ्लो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक आपको देखने को मिलता है रियल फ्लो और दूसरा आप लोगों को देखने के लिए मिलता है मनी फ्लो। रियल फ्लो और मनी फ्लो के अंदर क्या बेटा डिफरेंस है, मनी फ्लो के अंदर किसी भी तरह का गुड्स या फिर सर्विसेज का फ्लो देखने को नहीं मिलने वाला है। तो किस चीज का फ्लो देखने को मिलने वाला है, यहां पर मनी का फ्लो होगा, इसलिए इसे नॉमिनल फ्लो भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे, नॉमिनल फ्लो भी बोला जाता है। रियल फ्लो की अगर मैं बात करता हूं तो रियल फ्लो के अंदर आपको गुड्स का फ्लो होता हुआ नजर आएगा, इसीलिए इसे बोला जाता है रियल फ्लो। रियल फ्लो एक ऐसा फ्लो है जहां पर आपको गुड्स फ्लो होते हुए नजर आएगी। तो यहां पर क्या कहता है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो एक्सप्लेन द इंटरसेक्टरल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मनी फ्रॉम वन सेक्टर टू द अनदर सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। यहां पर गुड्स और मनी का जो ये फ्लो है उसको बेसिकली क्या करता है, बताता है, इसको बेसिकली क्या करता है, एक्सप्लेन करने की कोशिश यहां पर करता है। ये हमारे पास क्या है बेटा, हाउस होल्ड है, ये हमारे पास क्या है, फर्म्स है, फर्म्स के द्वारा प्रोडक्शन की जा रही है,
हाउस होल्ड के द्वारा लेबर दी जा रही है। तो जब लेबर दी जा रही है तो ये क्या है बेटा, फिजिकल प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है, फिजिकल प्रोडक्ट है। और जब फिजिकल प्रोडक्ट दिया जा रहा है तो ये कैसा फ्लो होने वाला है, ये रियल फ्लो होने वाला है। कैसा फ्लो है, ये रियल फ्लो है। और जब फर्म्स के द्वारा इसके लिए पेमेंट की जाएगी तो इस पेमेंट को क्या बोला जाएगा, मनी फ्लो। क्या बोला जाएगा, मनी फ्लो बोला जाएगा या फिर नॉमिनल फ्लो बोला जाएगा। अगेन ये जो प्रोडक्ट है ये बनकर तैयार हुआ किसके लिए, हाउस होल्ड्स के लिए। तो जब ये हाउस होल्ड्स को क्या कर दिया जाएगा, डिलीवर कर दिया जाएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा, रियल फ्लो। और हाउस होल्ड क्या है, इसके बदले में पेमेंट करने वाला है। क्या करने वाला है, पेमेंट करने वाला है, तो इसको बोला जाएगा मनी फ्लो। क्या बोला जाएगा, मनी फ्लो आपका यहां पर इसे बोला जाता है। राइट तो आइए लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रियल फ्लो एंड द मनी फ्लो। रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच में क्या डिफरेंस है, समझते हैं थोड़ा सा। अगर मैं रियल फ्लो की बात करता हूं या फिर मनी फ्लो की बात करता हूं तो क्या फर्क है। रियल फ्लो के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होगा, फिजिकल आउटपुट और सर्विसेज फ्लो, हेंस फिजिकल फ्लो होगा यहां पर, क्योंकि यहां पर फिजिकल आउटपुट है और फिजिकली चीजें डिलीवर हो रही है, इसीलिए कैसा फ्लो है, फिजिकल फ्लो है। हायर रियल फ्लो मींस हायर आउटपुट। क्या होगा, जितना ज्यादा रियल फ्लो होगा इसका मतलब उतना ज्यादा आउटपुट है। और मनी फ्लो का मतलब क्या है, फ्लो ऑफ मनी अमंग्स द डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। यहां पर मनी का फ्लो होता हुआ नजर आएगा आपको डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी के अंदर। इसकी वजह से मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होती है, इसीलिए इसको नॉमिनल फ्लो भी बोला जाता है। और हायर मनी फ्लो नीड नॉट टू बी हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। जितना ज्यादा मनी फ्लो होगा उसकी वजह से जरूरी नहीं है कि आउटपुट का फ्लो भी आपका उतना ज्यादा देखने को मिले, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। कहने का मतलब ये है। ये थी थोड़ी सी बातें नेशनल इनकम के बारे में, जहां पर हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल में सर्कुलर फ्लो समझा। अब कुछ और चीजें हैं जो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। राइट हम लोगों ने 3 टॉपिक जो बेसिकली इसके अंदर कवर करने हैं। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और फिर नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट का टॉपिक, और तीसरा हमारे पास मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि गुड्स को कैसे कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। अगर मैं गुड्स की क्लासिफिकेशन की बात करता हूं तो हमारे पास फाइनल गुड्स है और इंटरमीडिएट गुड्स है, हमारे पास कंजम्पशन गुड्स है, और दूसरा हमारे पास कैपिटल गुड्स है। उसके बाद पूछा जाएगा कि क्या क्या कंपोनेंट होते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट समझने हैं, उसके स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है, उसके 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ये हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो ये ज्यादा नहीं बताऊंगा। उसके बाद इंटरसेक्टरल फ्लो, रियल फ्लो और मनी फ्लो समझ लिया हम लोगों ने, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का टॉपिक भी हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़कर आ चुके हैं। तो बेसिकली हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लेना है इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में। तो गुड्स का क्लासिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुड्स का क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब मैं नेशनल इनकम कंप्यूट करूंगा, नेशनल इनकम कंप्यूटेशन करते टाइम पर मैं हमेशा कंसिडर करता हूं, या फिर कंट्री के अंदर हमेशा कंसिडर किया जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर बात की जाए तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है एक इकोनॉमी के अंदर इन एन अकाउंटिंग ईयर। और अकाउंटिंग ईयर जनरली अगर बात की जाए तो चलता है इंडिया के अंदर 0104 से लेकर राइट 3103 तक, यानी कि अप्रैल से शुरू होता है और खत्म होता है आपका मार्च में। अप्रैल से शुरू होगा और खत्म होगा आपका जाकर कहां पर, मार्च में। तो जब मैं एंड यूज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जब जीडीपी को कंप्यूट किया जाएगा तो जीडीपी का कंप्यूटेशन करते टाइम पर हम सिर्फ और सिर्फ कंसिडर करते हैं फाइनल गुड्स के प्रोडक्शंस को। मात्र फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन ही कंसिडर किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है।
इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग द नेशनल इनकम। इसीलिए डिस्टिंग्विश करना, इसीलिए अलग करना क्या है, जरूरी है। जब मैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो अगर मैं फाइनल गुड्स की बात करूं आप लोगों के साथ में और इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या है, तो जाहिर सी एक बात समझ में आती है कि अगर मुझे फाइनल गुड्स की डेफिनेशन पता चल जाए तो मैं ये कह सकता हूं कि जो गुड्स फाइनल गुड्स नहीं है, जो गुड्स फाइनल गुड्स नहीं है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। सीधी सी बात है, साधारण सी बात है। ऐसी गुड्स जो फाइनल नहीं है वो इंटरमीडिएट है, फाइनल गुड्स नहीं है वो कैसी गुड्स है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है। फाइनल गुड्स दो तरह की हो सकती हैं, एक आपके पास कंज्यूमर गुड्स हो सकती हैं और दूसरा आपके पास हो सकती है कैपिटल गुड्स। एक आपके पास कंज्यूमर गुड्स हो सकती है, कैपिटल गुड्स हो सकती है। कंज्यूमर गुड्स की अगर मैं बात करूं तो कंज्यूमर गुड्स का कंजम्पशन कंज्यूमर के द्वारा कर दिया जाता है, कंज्यूमर्स के द्वारा इनका कंजम्पशन होगा और कंजम्पशन होने के बाद इन गुड्स को डिस्पोज कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, यूज कर दिया जाएगा। लेकिन कैपिटल गुड्स की अगर बात की जाए तो कैपिटल गुड्स बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए यूज की जाती है। किसके पर्सपेक्टिव के लिए यूज की जाती है, इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए यूज की जाती है। और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है कि आगे नई गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना। आइए समझते हैं थोड़ा डिटेल में। अगर मैं कंज्यूमर गुड्स की बात करता हूं तो पहली बात क्या है कि इनको यूज किया जाएगा किसके द्वारा, कंज्यूमर्स के द्वारा। तो इसका मतलब ये गुड्स जो है वो डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है किसकी, वांट्स की, यानी कि ये डायरेक्टली सेटिस्फाई करने वाली है कंज्यूमर की वांट्स को। एग्जांपल के तौर पर अगर शर्ट्स को परचेज किया जा रहा है पर्सनल यूज के लिए कंज्यूमर के द्वारा, तो आप लोगों को पता है अगर कंज्यूमर जो है वो किसी भी तरह की शर्ट जो है वो ले रहा है तो कंज्यूमर के द्वारा उसे किया जाएगा कंज्यूम। कंज्यूम करने का मतलब क्या है कि वो उसको सेल नहीं करना चाहता है, वो अपने आप के लिए यूज करना चाहता है, अपने आप यूज करेगा, इसलिए ये कंज्यूमर गुड्स है। लेकिन अगर मैं कैपिटल गुड्स की बात करता हूं, ये बेसिकली यूज की जाती है प्रोड्यूसर के द्वारा। लेकिन इन गुड्स का यूज क्या है, ये गुड्स कभी भी कंजम्पशंस के लिए यूज नहीं होती है, यानी कि खुद कंज्यूम करके डस्टेड नहीं कर जाएगी, खत्म नहीं की जाएगी, बल्कि इनका यूज करके फर्दर प्रोडक्शन की जाएगी गुड्स और सर्विसेज की। एग्जाम्पल के तौर पर एक स्विंग मशीन है, यानी कि कपड़े सिलने की एक मशीन है। अगर एक स्विंग मशीन जो है वो यूज की जा रही है हाउस होल्ड के द्वारा, तो हाउस होल्ड बेसिकली क्या करेगा, इससे खुद के लिए क्या करेगा, कपड़ों को स्टिच करेगा। लेकिन अगर मैं एक टेलर की बात करता हूं, टेलर बेसिकली क्या करता है, वो इससे स्टिचिंग तो करेगा क्लोथ की, लेकिन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। इसका मतलब कि एक गुड्स जो है कंज्यूमर भी हो सकती है और एक ही गुड्स जो है वो फाइनल भी हो सकती है, बस वो डिपेंड करता है उसके यूजर के ऊपर कि उसका एंड यूजर जो है वो कौन है और एंड यूजर किस तरह से इसे यूज कर रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब वो है जो फाइनल गुड्स नहीं है, ऐसी गुड्स जिसको मैं फाइनल गुड्स की कैटेगरी के अंदर ना रख सकूं, वो मेरी कैसी गुड्स है, वो मेरी इंटरमीडिएट गुड्स है। यानी सर क्या कहना चाहते हो, यानी सर अगर मैं बात करता हूं बेसिक सी डेफिनेशन की आप लोगों के सामने बात करूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की अगर बात करूं तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में एक लाइन है सर। ऐसे गुड्स, ऐसी इंटरमीडिएट गुड्स जो इस लाइन को क्रॉस करके इस साइड ना जा सके या फिर इस साइड नहीं गई है, वो सारी इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी के अंदर आने वाली है।
और जो क्रॉस करके आ चुकी है वो बन चुकी है हमारी क्या, फाइनल गुड्स। वो क्या बन चुकी है मेरी, फाइनल गुड्स बन चुकी है। तो ये समझ लेते हैं। कहते हैं सर ये वो गुड्स है जो प्रोड्यूसर के द्वारा यूज किए थे। अब जाहिर सी बात है जो कंजम्पशन है या फिर जो प्रोडक्शन है उसी के लिए यूज किया जाएगा इन्हें, लेकिन किसके द्वारा किया जाएगा, प्रोड्यूसर के द्वारा, क्योंकि कंज्यूमर तो मात्र कंजम्पशन करना चाहता है किसी भी गुड्स का, उसको कंज्यूम करेगा और उसको खत्म कर देगा। सर इस गुड्स के अंदर हम रॉ मटेरियल्स को कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि क्लॉथ परचेज किया गया एक टेलर के द्वारा। इन गुड्स को रीसेल के लिए भी क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। जैसे कि मशीन परचेज की गई है रीसेल पर्पस के लिए, जब रीसेल पर्पस के लिए अगर यूज की जा रही है तब भी उसको इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी के अंदर ही डाला जाएगा, क्योंकि अभी भी इसके ऊपर क्या हो रही है, वैल्यू एडिशन हो रही है, या फिर अभी भी इसके ऊपर वैल्यू एडिशन कर पाना थोड़ा सा क्या है, पॉसिबल है। जब तक वैल्यू एडिशन कर पाना पॉसिबल होगा या जब तक वैल्यू एडिशन की जा सकती है तब तक हम उसको कंसिडर करने वाले हैं इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी के अंदर ही। ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा क्या एग्जांपल ये बेसिकली कहता है। फाइनल गुड्स की अगर मैं बात करूं तो ये वो गुड्स है जिसने क्रॉस कर ली है द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड दैट आर रेडी टू यूज बाय द फाइनल यूजर्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में एक लाइन है। जो इंटरमीडिएट गुड्स इस लाइन को क्रॉस करके इस साइड आ चुकी है वो फाइनल गुड्स है, जो अभी तक क्रॉस नहीं कर पाई है वो कैसी है, हमारी इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी के अंदर ही उसे रखा जाएगा। फाइनल यूजर कौन हो सकता है, फाइनल यूजर गुड्स का एक कंज्यूमर भी हो सकता है, एक प्रोड्यूसर भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। कंज्यूमर की बात करूं तो कंज्यूमर कब होगा सर, तो अगर कंज्यूमर की अगर मैं बात करता हूं तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया स्विंग मशीन का। अगर स्विंग मशीन जो है वो यूज की जा रही है कंज्यूमर के द्वारा तो वो कंज्यूमर गुड्स है। वहीं पर अगर उसे यूज किया जा रहा है एक प्रोड्यूसर के द्वारा तो वो हमारी प्रोडक्शन गुड्स है या फिर प्रोड्यूसिंग गुड्स है। नाउ एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स, जो फाइनल गुड्स के ऊपर जो खर्चा किया जाता है, तो एक्सपेंडिचर अगर हाउस होल्ड्स के द्वारा किया जाए, यानी कि अगर हाउस होल्ड्स के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाता है फाइनल गुड्स के ऊपर तो उसको बोला जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसको बोला जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और वहीं पर अगर ये खर्चा प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाए तो इस खर्चे को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोला जाता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं फाइनल गुड्स के ऊपर, अगर मुझे बोलना हो कि अगर मुझे टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ फाइनल गुड्स के ऊपर, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर, जिसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है सी से, उसके अंदर ऐड कर देता हूं हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, अगर मैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसे बोला जाता है आई, अगर वो ऐड हो जाता है तो हमारा बन जाता है एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स। क्या बन जाता है, इन्वेस्टमेंट ऑन द फाइनल गुड्स। प्रोडक्शन बाउंड्री की अगर बात की जाए, मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो प्रोडक्शन बाउंड्री का है। तो प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो ये बताती है, जो डिपिक्ट करती है नेचर ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस इन दिस सेक्टर। इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश फाइनल गुड्स फ्रॉम द इंटरमीडिएट गुड्स। ये फाइनल गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स से अलग करने के लिए बनाया गया एक मापदंड है, एक लाइन है, एक रेखा है, जिसका वजूद मात्र समझने के लिए है या फिर समझने मात्र है, उससे ज्यादा उसका यूज नहीं है।
एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाता हूं तो एक शेफर्ड है, शेफर्ड से हम क्या करते हैं, वूल लेते हैं, इस वूल को भेजा जाता है मैन्युफैक्चरर के पास, मैन्युफैक्चर करके इसको कन्वर्ट करता है स्वेटर्स के अंदर, स्वेटर्स को भेजा जाता है दुकानों के ऊपर, और दुकानों से चीजों को भेजा जाता है कस्टमर के ऊपर। जब ये कस्टमर के पास जाएगी और कस्टमर अगर इसे कंज्यूम कर लेता है तो ये बन जाएगी हमारी फाइनल गुड्स। अगर वो कंज्यूम नहीं करता है और उसको रीसेल करता है, जब तक वो रीसेल होगी तब तक वो रहेगी मात्र इंटरमीडिएट गुड्स, वो फाइनल गुड्स का टैग नहीं लेकर जाएगी। बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में थोड़ी और। ये वो गुड्स है जिसने अभी तक बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किया है, इसके अंदर अभी भी वैल्यू एडिशन की जा सकती है, और हम ये कह सकते हैं दीज गुड्स आर नॉट येट रेडी फॉर द यूज बाय द फाइनल यूजर्स, यानी कि फाइनल यूजर्स के द्वारा अभी भी इसको यूज नहीं किया जा सकता है। तो अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स की बात करूं तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स है जिसको परचेज किया जा रहा है एक फर्म के द्वारा दूसरे फर्म के लिए, और इसके अंदर हमारा आता है रॉ मटेरियल और दूसरा हमारा आता है गुड्स फॉर रीसेल। ये दोनों हमारी इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी के अंदर आती है, और इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी के अंदर हम इसे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो पार्ट बनेगी हमारी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स का, यानी कि इंटरमीडिएट पार्ट जो है या फिर इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो फाइनली हमारी फाइनल गुड्स का पार्ट बनती है, फाइनल गुड्स के अंदर उसे इंक्लूड किया जाता है या फिर वो इंक्लूड होती है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है एस्टिमेशन करने के लिए नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। तो हमें डुप्लीकेशन से बचाने के लिए या फिर हम दो बार कंप्यूट ना कर लें, इसीलिए किसको कंप्यूट ना कर ले, मान लो हमने इंटरमीडिएट गुड्स को भी इंक्लूड कर लिया और फाइनल गुड्स को भी इंक्लूड कर लिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगी डबल काउंटिंग, और डबल काउंटिंग होने की वजह से आपकी जो नेशनल इनकम है, यानी कि एक राष्ट्र की जो आय है, ये ओवर वैल्यूड हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर ओवर वैल्यूएशन आ जाएगा। तो डबल बार इसको इंक्लूड ना किया जाए, इसी पर्सपेक्टिव के लिए इंटरमीडिएट गुड्स को फाइनल गुड्स से अलग करना जरूरी है। दिस इज डन टू अवॉइड डुप्लीकेशन इन द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम, दिस इज नोन एज डबल काउंटिंग। इसको क्या बोला जा सकता है, डबल काउंटिंग भी बोला जा सकता है। अब डिफरेंस की अगर बात करें तो डिफरेंस आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि इसके बीच में क्या डिफरेंस बेसिकली है, इंपॉर्टेंट है, कई बार सीधा सीधा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कंज्यूमर गुड्स या फिर कंजम्पशन गुड्स की। अगर मैं कंजम्पशन गुड्स की बात करूं तो कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स है जिसको कि डायरेक्टली यूज किया जाता है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ह्यूमंस के द्वारा। एग्जांपल के तौर पर मार्केट में जाता हूं और एक आइसक्रीम परचेस करता हूं, तो जब मेरे द्वारा एक आइसक्रीम परचेस की जाएगी तो इसको मैं करने वाला हूं कंज्यूम, या फिर एक कंज्यूमर करेगा इसे कंज्यूम। तो कैसी गुड्स है, कंजम्पशन गुड्स है। कंजम्पशन गुड्स को हम चार कैटेगरी के अंदर बांट सकते हैं। कंजम्पशन गुड्स कैन बी कैटेगराइज इनटू 4 कैटेगरीज। सबसे पहले इसके अंदर आती है ड्यूरेबल गुड्स, उसके बाद आती है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, तीसरी आती है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और चौथी आती है हमारे पास नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब है जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं,
नॉन ड्यूरेबल का मतलब है एक बार यूज किया, सेमी ड्यूरेबल का मतलब ना तो उसे ड्यूरेबल की कैटेगरी में रखा जा सकता है ना नॉन ड्यूरेबल की कैटेगरी में रखा जा सकता है। नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज के अंदर मात्र सेवाएं आएंगी, यानी कि सेवाएं जो है उसको इंक्लूड किया जाता है इस कैटेगरी के अंदर, सेवाओं को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है सर। अगर मैं ड्यूरेबल गुड्स की बात करता हूं तो ड्यूरेबल गुड्स का मतलब है ऐसी गुड्स, ऐसी वस्तुएं जिन्हें सेवरल ईयर्स के लिए यूज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर टेलीविजन, रेडियो, कार, स्कूटर, वॉशिंग मशीन्स एटसेट्रा, ये उदाहरण है ड्यूरेबल गुड्स के। सेमी ड्यूरेबल की बात करूं, ऐसी गुड्स ना तो उन्हें ड्यूरेबल की कैटेगरी में रखा जा सके ना ही उन्हें नॉन ड्यूरेबल की कैटेगरी में रखा जा सके, तो वह गुड्स कहलाती हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे क्लॉथ, हमारे फर्नीचर, हमारे क्रोकरी, हमारे इलेक्ट्रिसिटी गुड्स, ये सारी इस कैटेगरी के अंदर हमारी आने वाली है। थर्ड हमारे पास आती है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब हुआ हमारी सिंगल यूज गुड्स, और सिंगल यूज गुड्स का एक उदाहरण हो सकता है आपकी मिल्क, आपके वेजिटेबल्स, आपकी सब्जियां, फ्रूट्स, और इनकी जनरली जो वैल्यू होती है, यानी कि अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट जनरली क्या होती है, इनकी कम होती है, वैल्यू जो होती है कम होती है, 100 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए तक आ जाती है। नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज के अंदर आपकी सेवाएं आएंगी, और सेवाएं जैसे कि एक डॉक्टर की, एक लॉयर की, एक वकील की, ये सारी सेवाएं जो है वो किसके अंदर आने वाली हैं, सेवाओं के अंदर, या फिर फोर्थ कैटेगरी के अंदर आने वाली है। कैपिटल गुड्स की अगर बात की जाए तो कैपिटल गुड्स आर दी फिक्स एसेट फॉर द प्रोड्यूसर, ये एक एसेट के तौर पे है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूं प्लांट एंड मशीनरी। जनरली एसेट का यूज किया जाता है नई गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस न्यू गुड्स एंड सर्विसेज। ये रिपीटेडली यूज किए जाएंगे सेवरल ईयर्स के लिए और इनकी हाई वैल्यूज होगी। नट्स और बोल्ट यानी कि आपके नील्स, यानी कि आपके स्क्रूज, राइट, ऐसा होते हैं आपके स्क्रूज। ये जो आपके स्क्रूज होते हैं ये यूज तो, या फिर ये चलते तो लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन इसको कैपिटल एसेट की कैटेगरी के अंदर नहीं रखा जाता है। क्यों नहीं रखा जाता है सर? क्योंकि इनकी जो वैल्यू है या फिर इनसे रिलेटेड जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होती है। ये डिफरेंस है कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच में। देख लीजिएगा एक बार कि कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच में क्या उदाहरण होता है या क्या डिफरेंस होता है, वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। अब अगर मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करूं तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, तो मैंने आपको बताया कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के जो हमारे एक्सपेंडिचर्स होंगे या फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के हमारे क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की, जो किया जा रहा है हाउसहोल्ड्स के द्वारा। कंज्यूमर ऑफ द इकोनॉमी का मतलब क्या बच्चे, हमारा हाउसहोल्ड जो सेटिस्फाई करता है उनकी वांट्स को। गवर्नमेंट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द डिफेंस फोर्सेस, मिड डे मील्स वगैरह लेके आती है सरकारें। नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, एनजीओ, टेम्पल्स, मॉस्क वगैरह चैरिटी पर्पस के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो जनरली कर सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा एक्सपेंडिचर दो कारणों की वजह से किए जा सकते हैं, या तो कंजम्पशन के लिए या तो इन्वेस्टमेंट के लिए।
और उनको जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है जी से। जी से हम लोग उसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद अगर मैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मतलब है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, कैपिटल के स्टॉक में इंक्रीमेंट होना, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई इज इक्वल टू डेल्टा के, और डेल्टा हमेशा दिखाता है चेंज। डेल्टा का मतलब है चेंज, और चेंज हमेशा निकलता है क्लोजिंग में से अगर ओपनिंग को माइनस किया जाए या फिर क्लोजिंग में से ओपनिंग को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारा चेंज आ जाता है। आई का मतलब यहां पर इन्वेस्टमेंट है, के का मतलब कैपिटल स्टॉक है, और के का मतलब यहां पर डेल्टा के का मतलब यहां पर चेंज है, यहां पर डेल्टा के होगा। चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ये जो कैपिटल है इस कैपिटल के स्टॉक के अंदर जो चेंज आता है इस चेंज को बोला जाता है कैपिटल फॉर्मेशन, और इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन भी बोला जाता है। इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट दो तरह की हो सकती है, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो सकती है, एक इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स के ऊपर की जाए, और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का मतलब है जब इन्वेस्टमेंट रॉ मटेरियल के ऊपर की जाए या फिर इन्वेंटरीज के ऊपर की जाए। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द फिक्स एसेट, प्लांट एंड मशीनरी of the producers during an accounting year. This is also known as fixed capital formation. Fixed investment is equal to stock of fixed asset with the producer at the end of the accounting year minus stock of the fixed asset minus with the producer at the beginning of the accounting year, or increase in the stock of the fixed asset with the producer during an accounting year. फिक्स इन्वेस्टमेंट के फायदे क्या है, इसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है, आपकी मतलब प्रोड्यूसर की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ती है, और जब प्रोड्यूसर की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो उसकी वजह से हायर लेवल ऑफ आउटपुट होगा एक इकोनॉमी के अंदर, यानी कि एक इकोनॉमी के अंदर आउटपुट जो है वो भी बढ़ेगा, गुड्स बनेगी ज्यादा तो आउटपुट बढ़ेगा, और जब ज्यादा गुड्स बनेगी तो ज्यादा गुड्स बनने की वजह से हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि हायर जीडीपी देखने के लिए मिलेगी, लोगों को ज्यादा रोजगार देखने के लिए मिलेगा, एक देश का विकास होगा। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट जैसे कि फिक्स की बात करी तीन तरह की हो सकती है, या फिर तीन कैटेगरी के अंदर हम डाल सकते हैं। फिनिश गुड्स जो कि बिकी नहीं है उसको इन्वेंटरी के अंदर ही रखा जाएगा। सेमी फिनिश गुड्स जिसके ऊपर वर्क इन प्रोग्रेस है उसे भी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट के अंदर ही रखा जाएगा, और हमारे जो रॉ मटेरियल्स है उन्हें भी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट के अंदर ही रखा जाता है। अगर मैं चेंज इन इन्वेंटरी स्टॉक की बात करूं एक ईयर के अंदर तो उसको बोला जाता है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, राइट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी वैसे ही निकाली जा सकती है जिस तरह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाली जा रही है। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट के क्या क्या फायदे हैं, इसके अंदर रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स को जनरली क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है, और जब मैं रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स की बात करता हूं तो इसकी वजह से कुछ बेनिफिट होते हैं, कुछ फायदे होते हैं, कुछ लाभ होते हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, इसकी वजह से अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट देखा जाता है प्रोड्यूसर को, यानी कि अगर इन्वेंट्री उसके पास रखी हुई है, रॉ मटेरियल उसके पास रखा हुआ है, तो अगर कभी प्रोडक्शन की दिक्कत आ जाए या फिर प्राइसेस फ्यूचर में अगर किसी भी कमोडिटी के बढ़ जाते हैं या फिर रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो उस इंक्रीज होने की वजह से हो सकता है उसकी जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर दिक्कत आए, और प्रोडक्शन को कम कर दिया है तो प्रोडक्शन के ऊपर इंपैक्ट पड़े और प्रोडक्शन के ऊपर कम ज्यादा प्रोडक्शन हो सके, तो इसलिए वो पहले से स्टॉक क्या है इन्वेंट्री का अपने पास रखता है। डे टू डे परचेसेस को अवॉइड करना चाहता है ताकि अनसर्टेनिटीज जो है मार्केट के अंदर उनसे बचा जा सके, और यहां पर प्रोडक्ट की डिमांड जो है मार्केट के अंदर उसको क्या किया जा सके, मीट किया जा सके, इसी पर्सपेक्टिव के साथ ये बात बोली जाती है। उसके बाद आपके पास आता है स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, और फ्लो कॉन्सेप्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है।
तो ये क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल जिसको मेजर किया जा सकता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की, वो बात की जाती है इसके अंदर। यहां पर ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है हमेशा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, जान चुके हैं बहुत ज्यादा डिटेल में। ये टॉपिक हम लोग ऑलरेडी क्या है, कवर अप कर चुके हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आता है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम जो है वो कैसे कंप्यूट की जा सकती है। तो नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए हमारे पास है 3 मेथड, और वो 3 मेथड्स कौन कौन से हैं। एक सबसे पहले हमारे पास आता है वैल्यू एडेड मेथड, एक हमारे पास आता है इनकम मेथड, और एक हमारे पास आता है एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों मेथड्स के बारे में डिटेल में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं मेथड्स की बात करता हूं तो इसके अंदर समझिएगा, क्या क्या समझेंगे कि कैसे नेशनल इनकम को कंप्यूट किया जाता है, वैल्यू एडेड मेथड क्या है, इनकम मेथड क्या है, और एक्सपेंडिचर मेथड क्या है। इन तीनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अगर मैं बात करता हूं सर्कुलर फ्लो की, हमने बात करी, राइट। इसको सर्कुलर फ्लो मॉडल के अंदर नेशनल इनकम की बात की जाती है एज 3 एंगल्स, 3 एंगल से उसे देखा जा सकता है। हमने बात वहां पे करी थी वैल्यू एडिशन कितनी है इकोनॉमी के अंदर, कितनी इनकम जनरेट हो रही है इकोनॉमी के अंदर, और कितना एक्सपेंडिचर किया जा रहा है गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, और वहीं से निकल कर आते हैं ये 3 मेथड्स। और उन्हीं 3 मेथड से नाम निकल कर आए वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ये 3 नाम निकल कर आए। और बात करते हैं वैल्यू एडेड मेथड की, इसको प्रोडक्ट मेथड भी बोला जाता है। ये वैल्यू एडिशन के बेसिस पर, यानी कि हर एक स्टेज के ऊपर वैल्यू एडिशन होती है, और जब तक वैल्यू एडिशन होती रहेगी तो वैल्यू एडिशन के बेसिस पर यह बताता है कि किस तरह से आप फाइनल गुड्स को कंप्यूट कर सकते हो, उसकी वैल्यू को निकाल सकते हो। इसका दूसरा नाम इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी है, या फिर नेट आउटपुट मेथड के नाम से भी इसे पहचाना जाता है, या फिर नेट आउटपुट मेथड के नाम से भी इसे बोला जाता है। ये बात करता है, या फिर इसे मुझे निकालना है तो इसे निकाला जा सकता है 3 स्टेप्स के अंदर, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। सबसे पहला काम हमारा होता है ग्रोस वैल्यू एडेड को निकालना, और जैसे ही आप ग्रोस वैल्यू एडेड निकालते हैं किस पर, मार्केट प्राइस के ऊपर, फिर आप वहां से निकालते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और इसको बोला जाता है, या फिर आप इसे ये बोल सकते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। यानी कि ग्रोस वैल्यू एडेड निकालना मतलब आप निकाल रहे हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। उसके बाद आप डोमेस्टिक इनकम निकालते हैं जिसे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बोला जाता है, और फिर आप एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं, और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को ही बोला जाता है क्या, नेशनल इनकम, एक राष्ट्र की आय, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है और वैल्यू एडेड कैसे निकलती है। तो जब मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर वैल्यू ऑफ इनपुट को क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, या फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशंस को माइनस कर दूं, तो मेरी निकल कर आ जाएगी आपकी वैल्यू एडेड। एग्जाम्पल जैसे मैंने पीछे दिया था कि एक शेफर्ड से वूल ली, उसके बाद वो कंपनी में जाती है, उसके ऊपर वैल्यू एडिशन होता है, कंपनी के बाद वो कंज्यूमर के पास जाती है, तब वैल्यू एडिशन होता है। तो जब जो फाइनल प्रोडक्ट से अगर मैं इमीडिएट इनिशियल जो प्रोडक्ट का प्राइस था उससे माइनस कर देता हूं, जैसे कि मान लो शेफर्ड से ली 10 रुपए की, और फाइनली जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं 200 रुपए का, तो वैल्यू एडिशन हुई 190 रुपए की, इसकी बात हो रही है। तो यहां पर आप निकाल लेंगे ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है।
अब कई बार ये दिक्कत आती है वैल्यू एडिशन करते टाइम पर कि हम डबल बार इनकम को क्या कर लेते हैं या डबल बार इंटरमीडिएट को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, और डबल बार एडिशन करने की वजह से उसके अंदर क्या आ जाती है, दिक्कत आ जाती है, उसके अंदर थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। तो उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, राइट? तो इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके, और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास दो मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास है फाइनल आउटपुट मेथड और दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड के अंदर यह बोला जाता है कि आप एक काम करिए, आप फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही कंसिडर करिए नेट इनकम कंप्यूट करते टाइम पर, इंटरमीडिएट की गुड्स को छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आप फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड कर लेंगे तो अल्टीमेटली जो आपकी फाइनल गुड्स की वैल्यू है वो इंक्लूड हो जाएगी, और जब आपकी फाइनल वैल्यू इंक्लूड हो गई तो अल्टीमेटली आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है वो मिल जाएगी। या फिर दूसरा तरीका ये बोला गया कि आप वैल्यू एडिड मेथड का यूज करिए, यानी कि जहां तक वैल्यू एडिशन हो रही है उस वैल्यू एडिशन को ऐड करते रहिए कि कितनी वैल्यू एडिशन उसके अंदर हो रही है, राइट? उसके बाद हमारे पास आता है इनकम मेथड, और इनकम मेथड को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड भी इसे बोला जाता है, या फिर इसका दूसरा नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड या फिर फैक्टर पेमेंट मेथड। इसके अंदर हम जनरली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को लेते हैं, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इनको लिया जाता है, इनको अकाउंट इन किया जाता है नेशनल इनकम निकालते टाइम पर। अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान रखने वाली यह है कि जो कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉइज है, जिसे कि वेजेस बोला जाता है, उसको इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि वेजेस के अंदर भी किस किस चीज को इंक्लूड किया जाएगा। तो वेजेस के अंदर इंक्लूजन की अगर बात होगी तो इसके अंदर वेजेस एंड सैलरी जो है कैश के अंदर एम्प्लॉइज को मिल रही है उसको इंक्लूड किया जाएगा। पेमेंट इन काइंड, अगर काइंड में पेमेंट हो रही है तो उसे इंक्लूड किया जाएगा। काइंड का मतलब है अदर देन कैश, कैश के अलावा अगर पेमेंट हो रही है उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी सिक्योरिटी के अंदर, यानी कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड या फिर इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करता है तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। रिटायरमेंट के टाइम पर अगर पेंशन मिल रही है तो उस पेंशन को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कुछ चीजें हैं जिसको इंक्लूड नहीं करना है। सबसे पहले, अगर एम्प्लॉइज के द्वारा किसी भी तरह की रीइंबर्समेंट होती है, यानी कि ऑफिस में कंट्रोल रखने के लिए जैसे कि ड्रेस जो है एम्प्लॉइज को, सारे के सारे एम्प्लॉइज को जो है ड्रेस दी जाती है, उसका रिइंबर्समेंट होता है। या फिर कोई बिजनेस एक्सपेंस के ऊपर एक एम्प्लॉय जाता है और उसका रिइंबर्समेंट उसको किया जाता है, तो उसको इंक्लूड हम नेशनल इनकम कंप्यूट करते टाइम पर नहीं करने वाले हैं। कोई भी फैसिलिटीज, कोई भी प्रोडक्ट जो काम करने के लिए जरूरी है, जैसे कि एम्प्लॉइज पर्सनल यूज के लिए, एम्प्लॉइज जो है अपनी पर्सनल यूज के लिए नहीं यूज करें, जैसे कि यूनिफॉर्म है, वर्क करते टाइम पर यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य है, तो उसके लिए खर्चा किया जाता है, तो उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांसफर्स होते हैं जैसे कि इंश्योरेंस, तो उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर मैं इनकम की बात करता हूं, प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, उसे भी इंक्लूड किया जाता है। इसके अंदर आती है हमारी रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो इसके अंदर ऑपरेटिंग सरप्लस का टॉपिक आता है, और ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट जो है वो ऐड की जाती है, और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बेसिकली क्या है, प्रॉफिट है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये चारों चीजों को क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब हुआ रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। जब ये चारों चीजें इंक्लूड की जाती हैं, ये चारों चीजें ऐड होती हैं, तो इसका ऐड करने से आता है आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस, राइट? डिविडेंड जो है अगर बात की जाए तो डिविडेंड बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट है। एक कंपनी क्या करती है, लोगों से पैसा रेस करती है इन ऑर्डर टू, राइट, जनरेट, और अगर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पैसा जो रेस किया जाता है, और पैसा रेस करने की वजह से वो क्या देती है,
डिविडेंड देती है, तो डिविडेंड बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट है। कॉर्पोरेशन टैक्स यानी कि प्रॉफिट जब कंपनी कमाएगी तो उसके ऊपर टैक्स देने वाली है। और तीसरा रिटेन्ड, और रिटेन्ड का मतलब है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मिक्स्ड इनकम की अगर बात की जाए तो मिक्स्ड इनकम की बात की जाती है सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की। अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप को एक दूसरे से अलग करना या फिर एक दूसरे से सेग्रीगेट करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पर यह नहीं लगाया जा सकता है पता कि कितना पैसा लैंड के ऊपर खर्च हो रहा है, या फिर कितना मुझे लैंड का रेंट देना है, या क्या कितना मेरा प्रॉफिट है, या फिर कितना मेरा वेजेस बननी चाहिए, या फिर कितना मेरा इंटरेस्ट होगा कैपिटल के ऊपर। इनकम मेथड की अगर मैं बात करता हूं तो कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम। यहां से निकल कर आएगी आपकी डोमेस्टिक इनकम, और डोमेस्टिक इनकम का मतलब है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसके अंदर ऐड कर दिया जाए अगर NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपकी निकल कर आती है नेशनल इनकम, जिसको बोला जाता है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर मैं कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉइज की बात करता हूं तो वेजेस ऑफ और सैलरीज, अलाउंसेस, बाउंसेस, राइट, उसके बाद सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ऑपरेटिंग सरप्लस, इंटरेस्ट, रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, यहां से डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। यहां से निकल कर आएगी आपकी डोमेस्टिक इनकम, जिसको बोला जाएगा NDP एट फैक्टर कॉस्ट। उसमें ऐड करोगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, निकल कर आती है नेशनल इनकम, जिसको बोला जाता है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। याद रखने वाली कुछ बातें हैं जब इनकम मेथड को कंसिडर करोगे, तो सबसे पहली बात है ट्रांसफर पेमेंट या फिर ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर इनकम्स आर बेसिकली यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस, ये वन साइडेड ट्रांजैक्शंस है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इलीगल एक्टिविटी से आने वाले जो इनकम है उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। सेकंड हैंड गुड्स सर्विसेज को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ब्रोकरेज को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इनकम टैक्स जो कि पे किया जा रहा है कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉइज के ऊपर, इसको इंक्लूड इसके अंदर नहीं किया जाता है। प्रोडक्शन फॉर द सेल्फ कंजम्पशन को इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम के अंदर। इंप्यूटेड रेंट जो है या फिर ओनर्स ऑक्युपाइड हाउस जो है उसको इंक्लूड करना है। कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है उसको इंक्लूड इसके अंदर नहीं करना है। लास्ट तरीका बोला जाता है नेशनल इनकम को कंप्यूट करने का एक्सपेंडिचर मेथड। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग हम बेसिकली क्या करते हैं, कितना पैसा जनरली जो है वो खर्च किया गया उसको निकाला जा सकता है बहुत आसानी से। इसके अकॉर्डिंग हम कितना एक्सपेंडिचर किया गया है परचेज ऑफ द फाइनल गुड्स और सर्विसेज के ऊपर एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उसको कंसिडर करते हैं। और जनरली अगर मैं फाइनल एक्सपेंडिचर की बात करता हूं तो फाइनल एक्सपेंडिचर दो ही तरह का हो सकता है, या तो कंजम्पशन हो सकता है या तो इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसलिए इसको कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड या फिर इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी बोला जाता है। सबसे पहले मैं यहां पर फाइनल गुड्स के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उस फाइनल गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर को कंप्यूट करूंगा, और दोनों के खर्चों को यहां पर कंसिडर किया जाता है। यानी कि खर्चा हाउस होल्ड्स के द्वारा किया जाता है तो उसको बोला जाता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसे सी से दिखाया जाता है। और अगर खर्चा जो है वो राइट प्रोड्यूसर्स के द्वारा किया जाता है तो उसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोला जाता है। तो प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें गवर्नमेंट फाइनेंशियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, इसको इंक्लूड किया जाएगा। और इसके अंदर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यहां से ये निकल कर आता है। इसमें से मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करूंगा, तो मेरी डोमेस्टिक इनकम जिसे NDP एट फैक्टर कॉस्ट बोला जाता है। और उसमें अगर मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो ऐड कर देता हूं तो मेरा निकल कर आ जाता है यहां से नेशनल इनकम। फाइनल एक्सपेंडिचर जो है वो चार तरह के हो सकते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी से बोला जा सकता है। दूसरा यहां पर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो सकता है जिसे जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है जिसे आई से किया जा सकता है। और नेट एक्सपोर्ट होता है जिसे एक्स माइनस एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको क्या करना है, जब आप एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करें तो आप पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालें, फिर उसके बाद राइट आप प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालें, फिर गवर्नमेंट निकालें, फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकालें, और फिर नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट निकालें। और इनको निकालने के बाद आप इसकी फाइनल वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं सर।
क्लियर है इतनी बात? तो ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें थी, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे। और अगर आप लोग ये पीडीएफ चाहते हैं तो इस पीडीएफ के लिए आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक जो है उसके ऊपर क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। और जैसे ही आप उसके ऊपर ज्वाइन करोगे आपको पीडीएफ्स जो हैं वो देखने को मिल जाएगी वहां पर। आई होप आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।